बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है निगम लेखांकन, इसमें आपने जो आज का टॉपिक है वो है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। व्यवसाय क्रय समावेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ सहित। ये अपना नया चैप्टर है, नया टॉपिक है कि बिजनेस परचेज, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय क्रय का अर्थ ये है कि भाई कोई भी एक संस्था किसी दूसरी संस्था को, दूसरे व्यापार को खरीदती है, खरीदने के लिए बनाई जाती है, तो किस तरह से एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का जो क्रय किया गया है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से उसका लेखा किया जाए, और समामेलन से पूर्व के लाभ और समामेलन के बाद के लाभ, उनका लेखा किस प्रकार से हो, किस तरह से ये तय है। तो ये जो आज का अपना चैप्टर है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, व्यवसाय क्रय समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ सही। तो इसमें आपको कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ इस चैप्टर के अंतर्गत कि आपको कौन कौन सी खास बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि कभी कभी एक विद्वान कंपनी एक चालू व्यवसाय को खरीद लेती है, अथवा एक नई कंपनी का समामेलन किसी विद्वान व्यवसाय को क्रय करने के लिए होता है। भाई एग्जिस्टिंग कंपनी भी खरीद सकती है व्यवसाय को, और एक नई कंपनी भी किसी के व्यवसाय को खरीद सकती है। तो विक्रय होने वाला व्यवसाय किसी एक, अब जो व्यापार विक्रय होना है, तो विक्रय होने वाला व्यवसाय किसी एकल स्वामी का, सोल प्रोप्राइटर का हो सकता है, किसी साझेदारी संस्था का हो सकता है, या किसी अन्य कंपनी द्वारा चलाया जा रहा होता है जो अपना व्यवसाय बेच रहा है। भाई खरीदने वाली तो क्या है, विद्वान एग्जिस्टिंग कंपनी है, पहले से कंपनी चल रही है, या नई कंपनी बन रही है जो व्यवसाय को खरीदेगी। और जो बेचने वाला है वो क्या एकल व्यापारी हो सकता है, साझेदारी संस्था हो सकती है, या कोई पहले से जो कंपनी चल रही हो वो भी हो सकती है। तो जो व्यवसायी अपना व्यवसाय बेचता है उसको व्यवसाय विक्रेता अथवा वेंडर बोलते हैं, VENDOR, वेंडर। बेचने वाला जो व्यक्ति है, जो कंपनी है, जो एकल व्यापारी या साझेदारी संस्था है, या जो विद्वान कंपनी है, उसको वेंडर कहेंगे, व्यवसाय विक्रेता। व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। यानी कि जो व्यक्ति, जो संस्था अपना व्यापार बिक्री कर रही है, उसको खरीदने वाला उसके बदले में जो पैसा देगा इन रिटर्न, व्यवसाय खरीदने का जो मूल्य है, जो कितना पैसा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। अब क्रय प्रतिफल जो है क्या है कि जिसका व्यवसाय खरीदा गया है उस व्यवसायी को कितने पैसे खरीदने वाली कंपनी देगी, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब ये किस तरह से डिसाइड होता है, इसकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जो इस चैप्टर में आगे आपके आएंगी कि परचेज कंसिडरेशन किस तरह से निर्धारित किया जाता है। अब इसमें किसी चालू व्यवसाय को खरीदते समय क्रेता कंपनी विक्रेता के व्यवसाय की प्राय समस्त चल अचल मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां अथवा उनमें से अधिकांश संपत्तियां खरीद लेती है, तथा चालू व्यवसाय की समस्त अथवा कुछ दायित्व भी खरीद सकती है। जब क्रेता कंपनी विक्रेता के व्यवसाय की समस्त संपत्तियां खरीदती है, उस अवस्था में स्पष्ट सूचना के अभाव में ये मान लिया जाता है कि कंपनी ने विक्रेता के व्यवसाय के रोकड़ शेष को भी क्रय कर लिया है। कृत्रिम जो संपत्तियां हैं, फिक्टिशियस असेट्स, मूल्यहीन संपत्तियां होती हैं, इसलिए उन्हें क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो फिक्टिशियस असेट्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
व्यवसाय को खरीदते समय कंपनी सामान्यतः पूर्व पूर्वदत्त व्यय, अर्जित आयों, ख्याति, व्यापारिक देनदारों, ट्रेड डेटर्स, अदत्त व्ययों, उपार्जित व्ययों व व्यापारिक लेनदारों, ट्रेड क्रेडिटर्स को भी खरीद लेती है। विक्रेता के देनदारों को खरीदने के पश्चात उसके देनदारों से धन वसूल करने का अधिकार क्रेता कंपनी का हो जाता है। इसी प्रकार विक्रेता के व्यय एवं व्यापारिक लेनदारों को भुगतान करने का दायित्व भी क्रेता कंपनी का होता है, अगर वो क्रेता कंपनी उस कंपनी का व्यापार खरीद लेती है तो। समस्त व्यवसाय को खरीदने की बजाय कंपनी कुछ संपत्तियां तथा कुछ दायित्व या केवल कुछ संपत्तियां भी खरीद सकती है। कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गई हैं, कितने कितने मूल्य पर खरीदी गई हैं, ये क्रेता कंपनी और व्यवसाय विक्रेता के मध्य हुए समझौते पर निर्भर करता है। खरीदने वाले और बेचने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कौन सी संपत्तियां और कौन कौन सा दायित्व खरीदने वाली कंपनी ने बिक्री करने वाली कंपनी के लिए हैं। तो एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, ठीक है। अब व्यवसाय में इस चैप्टर में क्या है कि जो व्यक्ति व्यवसाय बेच रहा है वो वेंडर, और जो खरीद रहा है वो परचेजिंग कंपनी हो जाएगी, और व्यवसाय खरीदने के बदले में जो पैसे दिए जाएंगे उसको बोलते हैं क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन। अब ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी के कौन कौन से संपत्तियों को ले रही है, कौन कौन से दायित्वों को ले रही है, ये उनके एग्रीमेंट में होता है। हाँ, लेकिन जो फिक्टिशियस असेट्स हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और देनदारों को पैसे देना, क्रेडिटर्स को पेमेंट देना, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, वो खरीदने वाली कंपनी की जिम्मेवारी हो जाती है एग्रीमेंट के अंदर अगर है। और डेटर से पैसे लेना, कोई रिसिप्ट लेना, ये जो नई कंपनी है वो उनसे ले लेगी। तो ये सब सारी बातें जो है वो एग्रीमेंट में सारी बातें लिखते हैं। परचेज वेंडर और जो परचेजर है, दोनों के मध्य ये समझौता होता है, उसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी जाती हैं। अब क्रय प्रतिफल जो होता है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। क्रय प्रतिफल का निर्धारण असर्टेनमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इसमें क्रय प्रतिफल या क्रय मूल्य की राशि का निर्धारण क्रेता कंपनी और व्यवसाय विक्रेता के मध्य समझौते पर निर्भर रहता है। यदि व्यवसाय क्रय करने के समझौते में प्रतिफल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो क्रय प्रतिफल क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के बराबर होता है, नेट एसेट्स के बराबर होता है। शुद्ध संपत्तियों से तात्पर्य कंपनी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के परस्पर तय मूल्य में से खरीदे गए दायित्वों के परस्पर तय मूल्य घटा देने के पश्चात रहे शेष है। नेट एसेट्स, जो संपत्तियां खरीदी हैं वो माइनस लायबिलिटीज, जो उस कंपनी ने ली हैं, तो वो नेट एसेट्स हो जाता है। शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के बराबर परचेज कंसिडरेशन हो जाता है, अगर परचेज कंसिडरेशन इस पे स्पष्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। व्यवसाय क्रय समझौते में क्रय की गई संपत्तियों एवं दायित्वों के तय मूल्य की सूचना के अभाव में क्रय की गई संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य को ही तय मूल्य माना जाता है। जो बुक वैल्यू है उसी को एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू मानी जाएगी। अगर नई वैल्यू अगर उसके समझौते के अंतर्गत तय नहीं हुई है तो जो अकाउंट्स में जो वैल्यू लिखी गई है वही संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्य लिया जाएगा। व्यवसाय क्रय का समझौता खरीदते समय जब व्यवसाय क्रय किया जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यू अगर नहीं बताई है तो जो पुस्तक में दी गई वही वैल्यू मानी जाएंगी। तो अब इसमें ये तो अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है स्पष्ट है, कई बार तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि भाई परचेज कंसिडरेशन 25 लाख है, 50 लाख है, 70 लाख है, 80 है, करोड़ है, और नहीं दिया हुआ रहता तो फिर ये जो अकाउंटिंग मेथड बताया नेट एसेट्स मेथड, इसके आधार पे ऊपर हम परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। और फिर दूसरा क्या है कि ख्याति का एक मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। ख्याति का मूल्य ज्ञात करना, गुडविल, जब एक व्यवसायी दूसरे के व्यवसाय को खरीदता है तो ये ख्याति जो गुडविल है उसका पॉइंट भी आता है कि भाई गुडविल का क्या किया जाए। तो सामान्यतः व्यवसाय क्रय करने के समझौते में क्रय की ख्याति सहित विभिन्न संपत्तियों दायित्वों को क्रय करने हेतु लिए जाने वाले चिट्ठे में दर्शाए हुए मूल्य अथवा परस्पर तय मूल्य स्पष्ट दिए हुए होते हैं, परंतु संभव है व्यवसाय क्रय समझौते विक्रेता के व्यवसाय की ख्याति का तय मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ हो,
अर्थात कभी कभी ख्याति का तय मूल्य अलग से नहीं दिया रहता। ऐसी स्थिति में व्यवसाय क्रय समझौते में विक्रेता के व्यवसाय की ख्याति के परिकलन हेतु उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना होता है। कभी कभी ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय प्रतिबल की राशि दी हुई होती है। ऐसी स्थिति में क्रय प्रतिबल की राशि में से क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटा देने से जो शेष रहता है वह ख्याति का मूल्य माना जाता है। अगर गुडविल का स्पष्ट अमाउंट नहीं दिया गया है तो क्रय प्रतिबल की राशि में से क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटा देने से जो शेष रहता है वह ख्याति का मूल्य होगा। अब इसमें जो आपके पूंजी संचय, यदि क्रय प्रतिफल की राशि क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों के तय मूल्य से कम है तो ऐसी अवस्था में व्यवसाय विक्रेता के व्यवसाय को खरीदने में जो ऋणात्मक ख्याति ज्ञात होती है तथा ज्ञात हुई उस ऋणात्मक ख्याति को पूंजीगत संचय बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि विक्रेता को भुगतान कैसे किया जाए। जो आदमी अपना व्यापार बेच रहा है, जो साझेदारी संस्था है, एकल स्वामित्व कंपनी है, जो वेंडर है, उसको पेमेंट किस तरह से किया जाए, हाउ टू मेक द पेमेंट। ठीक है, एक परचेजिंग कंपनी जो है उसका पेमेंट किस तरह से करेगी, ये विचार करने वाली बात है। तो व्यवसाय क्रय करने पर कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में व्यवसाय क्रय करने संबंधी लेखा प्रविष्टियां करते समय क्रय प्रतिबल के भुगतान की प्रविष्टि करने के क्रम का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जनता में अंश अथवा ऋण पत्र निर्गमन की प्रविष्टियों के बारे में अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी अध्यायों में बताया जा चुका, आपको पहले बताया है किस तरह शेयर डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं। कंपनी की पुस्तकों में चालू व्यवसाय क्रय करने तथा व्यवसाय विक्रेता को क्रय प्रतिफल का भुगतान करने संबंधी जर्नल प्रविष्टियां क्या हो सकती हैं, निम्न प्रकार हो सकती हैं। व्यवसाय विक्रेता की संपत्तियों तथा दायित्वों को खरीदने पर क्या सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली, सभी एसेट्स जो उसने ली हैं क्रेता कंपनी ने, सारी उसकी सारी एसेट्स को क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, तय मूल्य से ख्याति सहित प्रत्येक संपत्ति का पृथक पृथक मूल्य लिखेंगे। और टू सन्ड्री लाइबिलिटीज इंडिविजुअली, तय मूल्य से प्रत्येक दायित्व को पृथक पृथक करेंगे। यानी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर्स अकाउंट, क्रय प्रतिफल की राशि से। वेंडर्स के सामने क्या लिखेंगे आप, क्रय प्रतिफल, वेंडर के जो क्रय प्रतिफल तय हुआ है वो वेंडर अकाउंट के सामने लिखेंगे। तो व्यवसाय विक्रेता की संपत्ति दायित्वों खरीदने पर परचेजिंग कंपनी में सन्ड्री एसेट्स, वेरियस एसेट्स का नाम, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, वेरियस लाइबिलिटीज का नाम और टू वेंडर्स अकाउंट। और क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर, क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पे क्या है कि वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर को इतने क्रय प्रतिफल का भुगतान करना है। अब क्या क्या चीज़ में, कुछ पैसे नगद दिए जा सकते हैं टू बैंक अकाउंट, कुछ समतांश दिए जा सकते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ प्रेफरेंस शेयर दिए जा सकते हैं टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और कुछ ऋण पत्र दिए जा सकते हैं टू डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। इस तरह से परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो जाता है। यदि क्रय प्रतिफल के भुगतानों में अंशों अथवा ऋण पत्रों को प्रीमियम बट्टे पर आवंटित किया गया हो तो निर्गमन पर प्रीमियम बट्टे का ध्यान रखते हुए उपयुक्त प्रविष्टि की जाए। यानी कि जो अंश ऋण पत्र दिए गए हैं उन पे किसी तरह का प्रीमियम और डिस्काउंट है उसकी भी जर्नल एंट्री, इस जर्नल एंट्री के साथ अगर आपको करनी है। अगर अंशों पे प्रीमियम या बट्टा अगर आपने दिया है तो अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन के ऊपर। अच्छा, फिर व्यवसाय विक्रेता को यदि विलंब से भुगतान करने पर क्रय मूल्य में ब्याज जोड़कर क्रेता कंपनी को भुगतान करना हो तो ब्याज के भुगतान की प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी। अगर लेट पेमेंट परचेज कंसिडरेशन का होगा तो इंटरेस्ट टू वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, व्यवसाय विक्रेता को क्रय प्रतिफल के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान में नगद में चुकाई जाने वाली राशि के बराबर नगद राशि यदि क्रेता कंपनी के पास नहीं हो तो क्रेता कंपनी क्रय प्रतिफल के भुगतान की प्रविष्टि करने से पहले जनता में अंश
ऋण पत्र निर्मित कर आवश्यक नगद प्राप्त करने की प्रविष्टि करेगी तथा अंशों ऋण पत्रों के आवंटन के पश्चात प्राप्त राशि में से व्यवसाय विक्रेता को भुगतान करने की प्रविष्टि करनी। यानी कैश अगर नहीं है कंपनी के पास तो पहले नई कंपनी है वो अपने शेयर्स और जो ऋण पत्र उनको बेचेगी, पैसे आएंगे, फिर बाद में परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं दोबारा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का व्यवसाय खरीदती है तो जो जो असेट्स ली हैं उन सारी असेट्स को डेबिट किया, जो जो लाइबिलिटी ली हैं उन सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया, और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट भी आपने क्रेडिट कर लिया। तो अब इस जर्नल एंट्री में अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट में गुडविल आएगी बैलेंसिंग फिगर, और अगर डेबिट साइड का ज़्यादा है तो क्रेडिट में आपके कैपिटल रिजर्व आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर के अंदर। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। यानी संपत्तियों और दायित्वों को लेते समय आपने जो परचेजिंग कंपनी है आप, और आपने जो विभिन्न प्रकार की संपत्तियां ली हैं उनको डेबिट कर लिया, लाइबिलिटी उनको क्रेडिट कर लिया, परचेज कंसिडरेशन से भी क्रेडिट कर लिया वेंडर को। अब उस जर्नल एंट्री में आपने देखा कि क्रेडिट साइड जो अकाउंट्स हैं उनका टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट है बैलेंसिंग फिगर, और डेबिट्स का अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो व्यवसाय परचेज ऑफ बिजनेस में किस तरह से एक व्यवसाय के अंदर क्रेता जब किसी के चालू व्यवसाय को खरीदता है तो उसमें परचेज कंसिडरेशन कितना है, कैसे ज्ञात किया जाता है, किस तरह से जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग होगी, ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बताने की शुरुआत की है। और इसके बाद इस चैप्टर में आपके प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पहले और बाद के लाभ क्या होते हैं और किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, इसके जो तरीका और विधि है वो मैं आपको पीडीएफ में या अगले लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो इस चीज़ ये चैप्टर की जो शुरुआत की है ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चैप्टर है, और आप पुस्तक में से इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। और कुछ दिक्कत हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, वीडियो आपने देख लिया, पीडीएफ जो आपको भेजी तभी आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।